नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शमशीरें खिंच गई हैं, तलवारें हवा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के दोनों गुट आमने सामने हैं। पीएम मोदी और शाह की कंपनी ने अपने सिपहसालारों को अपने कंपटीटर्स के पीछे लगा दिया है। मकसद है कि इनको मिटा के ख़त्म करना, इनकी ताकत ख़त्म करना। और ये काम जब हो तो लोगों को नज़र ना लगे, लोगों का दिमाग उस पे ना जाए, तो ये जाति और दूसरे राहुल गांधी पे हमले लगातार इसीलिए हो रहे हैं कि राहुल गांधी को बचाने के शोर में बीजेपी के लोग जुट जाएं और यहाँ पीछे से वो अपने काम को अंजाम दे दें। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, गडकरी से, क्योंकि यूपी मोदी जी के कंपटीटर नंबर 1 सीनियरिटी के हिसाब से गडकरी होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं योगी जी। गडकरी के साथ क्या हुआ है इसको समझते हैं। पहले हुआ ये है कि गडकरी को चुनाव के पहले उनका टिकट लटका दिया, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल से टिकट दिया। इस बीच में अफवाह फैलाई गई कि गडकरी जो है वो उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। ये भी खबर है कि गडकरी को पहले हराने की पूरी कोशिश हुई। जब ये लगा इसको नहीं हरा पाएंगे, तब जाके देवेंद्र फडणवीस गडकरी की टेरिटरी में प्रचार करने गए। देवेंद्र फडणवीस के साथ में गडकरी की अदावत, राजनीतिक अदावत, सब जानते हैं क्या है। दोनों नागपुर से आते हैं और इन दोनों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें एक साफ दिखाई देता है। एक तरफ फडणवीस हैं, थोड़ा मॉडरेट लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की धारा के, परंपरा के नेता हैं, और फडणवीस दूसरी तरफ के हैं। हालांकि मोदी शाह का फडणवीस से भी कोई नज़दीक का रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नया खेल शुरू हुआ है। खेल ये शुरू हुआ है कि फडणवीस जो है उनको अब गडकरी के पीछे लगाया गया है। गडकरी के पीछे कब लगाया गया? गडकरी के पीछे तब लगाया गया जब गडकरी की एक चिट्ठी पब्लिक होती है जिसमें बताया जाता है कि नागपुर मंडल के, जिस चिट्ठी में वो मांग कर रहे हैं निर्मला सीतारमण से कि यार कम से कम जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी तो मत लगाओ, उसको तो हटा लो। ये चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और ये चिट्ठी लिखी है, अब चिट्ठी गडकरी जी ने लिखी, निर्मला सीतारमण को लिखी। दोनों लोग एक ही कैबिनेट के सदस्य हैं, बगल बगल में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। ये बात कही जा सकती थी, लेकिन ये चिट्ठी पब्लिक हो गई, सार्वजनिक हो गई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो बीमा कर्मचारियों का एक नागपुर मंडल के प्रतिनिधिमंडल आया था, वो चाहता है कि ये हटा दिया जाए क्योंकि जीवन की अनिश्चितता से कमाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा संघ मानता है। ये गडकरी जी ने कहा। जब ये चिट्ठी पब्लिक हुई तो मोदी शाह खेमा एक्टिव हो गया। इधर ये एक्टिव हुए और दिल्ली में बुला लिया गया फडणवीस को। फडणवीस आते हैं, एक शिष्टाचार मुलाकात होती है और शिष्टाचार मुलाकात के पीछे से एक शिष्टाचार तय होता है कि कैसे गडकरी साहब को निपटाना है। उधर गडकरी के शुभचिंतक बन जाते हैं उद्धव ठाकरे। तो जैसे ही ये चिट्ठी पब्लिक में आती है और उद्धव ठाकरे का बयान पब्लिक में आता है कि मैं अब फडणवीस को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने झूठे केस बनाकर मुझे और मेरे बेटे को जेल में डालने की कोशिश की, अब या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। ये बयान आ चुका है। इस बयान के आने के साथ ही एक चीज हुई, दिल्ली ने कहा ये सबसे बढ़िया है, फडणवीस को घेरा जा रहा है। अगर हम फडणवीस की पोजीशनिंग, प्लेसिंग, या कहें कि फडणवीस जो है ये इस बैट्समैन से बहुत खुन्नस खाता है जिसका नाम गडकरी है, तो मैं फडणवीस को बॉलिंग दूंगा। तो पार्टी प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का टाइम तो पूरा हो गया है, कार्यकाल पूरा होने के बाद टिके हुए हैं वो, और लंबे समय तक टिके हुए हैं, मतलब उनके सारे अफसर एक्सटेंशन पे होते हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। तो जेपी नड्डा की जगह लेंगे कौन? देवेंद्र फडणवीस। यानी भारतीय जनता पार्टी का बॉस देवेंद्र फडणवीस और सरकार का बॉस मोदी और खुरपेच का बॉस अमित शाह। तो अब बोलो गडकरी। तो ये गडकरी का कद काटने की कोशिश है। याद कीजिए, चुनाव में जब टिकट मिलने में देरी हो रही थी तो यही उद्धव ठाकरे है जिसने कहा था कि गडकरी जी आप आ जाओ, हम आपको टिकट देने को तैयार हैं, इनको छोड़िए, ये लोग आपका सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये वही गडकरी है जिनके बेटे का एक वीडियो हमारे यहाँ चला था जिसमें ये बताया गया था, उसका बेटा जब बोल रहा है
कि किस तरह से वो मुसलमानों के सम्मेलन में गया और बोला कि वो कोई भी कुछ भी करे, हम हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं रखते हैं, हम सबका समान विकास करते हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। बहरहाल एक कांटा निकालने के लिए लगा दिया गया और गडकरी के पीछे छोड़ दिया गया फडणवीस को। गडकरी सेकुलर मिजाज के आदमी है, इसलिए आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जब ईरान में वहाँ के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो भारत से हिस्सा लेने के लिए गडकरी को ही भेजा गया। जैसा मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियो में बताया आपको कि हमास का जो चीफ है उसकी जो हत्या हुई है, वो हत्या जब हुई है उससे कुछ समय पहले वो गडकरी से कुछ फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था। तो ये चल रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में गडकरी को साइड करने के लिए कि गडकरी के दुश्मन को पार्टी प्रेसिडेंट बना दो। पहले गडकरी को याद है संसदीय दल से भी हटा दिया था। तो कुल मिला के वो साइज रहेंगे, ताकत। दूसरा, गडकरी कोई ऐसे पद पर नहीं है जिनकी अपनी, चूंकि कैबिनेट में है तो मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन योगी जो है उनका अपना जलवा है, अपनी बुलंदी है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो अब क्या हो रहा है कि योगी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, योगी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा समझा जाता है। और कुछ लोग एसर्ट कर रहे हैं योगी को डिस्टर्ब करने का। और ये खबरें भी फैलाई गई कि जो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय है, होम डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एजेंसीज आती हैं, जिसके अंदर पुलिस आती है, उसको योगी से लेकर केपी मौर्य को दे दिया जाएगा। और केपी मौर्य इस बात के हिसाब से अपना आगे का चरण तय कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में घटना होती है और ये घटना बड़ी अजीब घटना है। इस घटना में होता यह है कि ओबीसी का सम्मेलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वीडियो वायरल हुआ, चैनलों ने सबने दिखाया। उस सम्मेलन में ऐलान होता है कि योगी आदित्यनाथ मंच पर आ रहे हैं। इधर ऐलान चल रहा है पीछे से कि योगी आदित्यनाथ मंच पर आ रहे हैं। दोनों ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य, दोनों उप मुख्यमंत्री झटपट मंच से उतरकर चले जाते हैं। आप सोचिए, इससे पहले की तस्वीरें आपको याद है कि योगी वहां मंच पे बैठे हुए थे, मोदी जी निकले, नमस्ते तक नहीं की, अमित शाह निकले, नमस्ते तक नहीं की, राजनाथ सिंह को अभिवादन किया, लेकिन इन दोनों को नहीं किया। उसके बाद का घटनाक्रम ये हम देख रहे हैं लखनऊ में। सुबह कैबिनेट की मीटिंग में दोनों लोग हिस्सा ले रहे हैं, हंसते हुए फोटो आती है। उस फोटो में बताया जाता है कि देखो दोनों लोग कैसे शांति से मजे से हंस रहे हैं, यानी समझौता हो गया। और शाम को योगी के आने की घोषणा के बीच में एक तरह से देखा जाए तो उनका बहिष्कार करके ये लोग मंच से उतर के जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम। एक चीज और भी की है, ये एक संकेत दिया, और ये संकेत तब दिया है जब योगी ने दिल्ली में बाकायदा बताया कि भाई मैं अपने तरीके से जीता हूं। इसके बाद एक और चीज होती है, और वो चीज ये होती है कि योगी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो सीधे योगी को रिपोर्ट करते हैं, उनको जानबूझकर उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य निर्देश दे रहे हैं। होम डिपार्टमेंट योगी के पास है, लेकिन केपी मौर्य ने मीटिंग बुला ली, और मीटिंग बुलाने के बाद कहा कि यूपी में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। यानी अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर मुख्यमंत्री पर एक तरह से आरोप लगाया सार्वजनिक तौर से, क्योंकि इन्होंने इसको ट्वीट भी किया, मीटिंग लेने के बाद ट्वीट किया और कहा कि यूपी में जो है वो अपराध बढ़ रहे हैं और साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और पुलिस को इस पर रोक लगानी चाहिए, इस पर सख्ती करनी चाहिए। इस तरह की बातें गोलमोल निचोड़ यही था। आप सोचिए, जो आदमी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है, लेकिन ये साहब उप मुख्यमंत्री कोई ऐसे संवैधानिक पद तो होता नहीं है, ये कैबिनेट मिनिस्टर का ही पद होता है, उसको एक गरिमा के तौर पर उप मुख्यमंत्री कह देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग लेगा, लेकिन ले ली। इतना ही नहीं, एक बाकायदा चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठियां बहुत चल रही हैं बीजेपी में। केपी मौर्य ने चिट्ठी लिख के कार्मिक विभाग, उससे कहा कि आप हमको जरा ये बताइए कि कितने संविदा पे नियुक्तियां हुई हैं और कितने टेम्पररी लोग रखे गए यूपी में अभी तक। अब वो जानकारी तो दी नहीं गई है, लेकिन सुगबुगाहट चल रही है। इस बीच में अनुप्रिया पटेल पार्टनर हैं और माना जाता है कि मोदी जी को बहुत सम्मान देते हैं। उन्होंने योगी जी से एक चिट्ठी लिखकर जानकारी मांग ली। योगी जी से कहा गया कि आप जो है हमको ये बताइए कि आपकी सरकार पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के पद कब बढ़ रही है। और उन्होंने ये कहा कि क्या होता है कि वहाँ पर
इनके पिछड़ों और दलितों के पद भरने के बजाय उसको सवर्णों से भर दिया जाता है। दरअसल ये गैरकानूनी है, इसके लिए कानून बन चुका है इंदिरा गांधी के ज़माने में ही, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि वैकेंसी निकाली तो जो रिजर्व वाली वैकेंसी है उसमें जो लोग आएंगे उनको ये कह दिया जाएगा कि कोई सूटेबल आदमी नहीं आया, कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो हमारे काम करने के काबिल था, तो इसलिए हमने किसी को भी नहीं रखा रिजर्वेशन कोटे से। और उसके बाद धीरे से उस जगह पे सवर्ण की नियुक्ति कर दी जाती है। इसको अनुप्रिया पटेल ने उठाया, यानी अपनी ही योगी सरकार के खिलाफ एक ऐसा मसला खड़ा किया। ओबीसी दलित, ओबीसी दलित, ओबीसी दलित के रिजर्वेशन की बात हो रही है। वहां पर ओबीसी समाज का जो सम्मेलन हो रहा है ओबीसी मोर्चा का बीजेपी के, वहां पे ओबीसी मोर्चे के सामने उप मुख्यमंत्री, जिनको ओबीसी लीडर माना जा रहा है, वो योगी का बहिष्कार कर जाते हैं। यानी एक तरह से योगी के कामकाज में उनके ही डिप्टी के जरिए दखलंदाजी करने की एक सिस्टम शुरू हो गया, एक परंपरा शुरू हो गई। जाहिर बात है इस पे योगी क्रोधित भी होंगे और डिस्टर्ब भी होंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ी बात यह है क्योंकि योगी जी मोदी के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे नंबर 2 की रेस में हैं, इसकी सज़ा उनको मिल रही है। तो क्या होता है, विधानसभा में गुस्से में तमतमाए योगी एक भाषण देते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ और ना मैं यहाँ प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ। मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो प्रतिष्ठा मुझे मठ में बहुत सारी मिल जाती है। और वो ये भी कहते हैं कि काठ की हांडी एक बारी चढ़ती है। अब ये काठ की हांडी किसको कह रहे हैं, कहाँ संकेत दे रहे हैं, अलग सवाल है, लेकिन भाषण का एक टुकड़ा योगी जी ने खुद ही ट्वीट किया है, सुन लीजिए आप। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। कुल मिला के घमासान चल रहा है सरकार आते ही। ये जो सरकार का हनीमून पीरियड है, केंद्र सरकार जब भी कोई सरकार बनती है तो सरकार को शुरू में काफ़ी ढील दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसको परेशान नहीं करते हैं विपक्षी भी, दूसरे लोग भी एक आध साल देते हैं चैन से जीने के लिए। उसको लोग कहते हैं कि ये एक हनीमून पीरियड है, और इस बीच में सिर्फ चकल्लसी होती है, बहुत ज़्यादा लोग सरकार को सीरियसली नहीं घेरते हैं। तो इस हनीमून पीरियड का फ़ायदा उठाकर मोदी और शाह ऐसा लगता है कि अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने में लगते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर महाराष्ट्र का फडणवीस पार्टी प्रेसिडेंट बन जाता तो गडकरी की क्या स्थिति होगी। क्या गडकरी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्या ये नहीं होगा कि इनको आयोजनों में इसमें ना बुलाया जाए, उसमें ना बुलाया जाए, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से योगी के कामकाज में जिस तरह से ये मौर्य वगैरह दखल दे रहे हैं और केंद्र से जो संकेत मिल रहे हैं, तो अधिकारी भी कहेंगे भाई क्या करें हम। और अधिकारी ये भी नहीं बोल सकता मौर्य जी से कि जाइए आप योगी जी से कहलवा दीजिए, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी दिल्ली से पावर पा रहा है। और IAS IPS के लिए भले ही वो यूपी कैडर में है, लेकिन दिल्ली भी बड़ी अहम होती है, कब कहाँ किस जगह डिपुटेशन में भेज दिया जाए। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें सब जगह एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि हम और आप कहीं नहीं एजेंडे पे, हमारे आपके नाम पे लठ बज रहा है। और उस लठ की लड़ाई में देखो कौन जीतता है कौन हारता है। हम तो, हमारा काम है कि हम असेसमेंट करके, एनालाइज करके सिचुएशन को भांपें और उसको स्ट्रक्चर तरीके से आपके सामने पेश करें। अगर आप चाहते हैं चैनल बढ़े तो 2 काम करने पड़ेंगे 6 में से। एक काम है कमेंट करना, दूसरा काम है थैंक्स बटन दबाना, तीसरा काम है मेंबरशिप लेना, चौथा काम है लाइक, 5वां सब्सक्राइब और छठा शेयर।
इन 6 में से कोई भी 2 काम कर देंगे तो ये चैनल बढ़ जाएगा। अब यही तरीका है, तो कर डालिए। नमस्कार, जय हिंद।